Hello students, this is me Anubhav Dwivedi and I welcome you all to my YouTube channel The Lightboard Chemistry। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस में कुछ देरी हो गई है। एक्चुअली 3 हफ्ते बाद मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कॉलेज के असाइनमेंट में थोड़ा बिजी हो गया था। बहुत से लोगों का पर्सनली मेरे यूट्यूब के इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज आया था कि सर आप नई वीडियो कब बनाएंगे। तो आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब से मैं हफ्ते में 2 बार वीडियोस अपलोड करूंगा, एक बार संडे को अपलोड करूंगा और एक बार थर्सडे को अपलोड करूंगा। तो अगर आप मेरी कोई भी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को पहले सबसे तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लस उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको तो ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें हमारी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एल्किलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम लोगों ने 2 वीडियोस उस पर डिस्कस कर ली थी। पहले वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियोफ्यूज और लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था SN2 रिएक्शन के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो जिन लोगों ने मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है वो इस आई बटन पर क्लिक करें और मेरी लास्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्योंकि सारी वीडियोज़ मेरी रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। मेरी न्यूक्लियोफ्यूज वाली वीडियो SN2 और SN1 दोनों से रिलेटेड है। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफ्यूज के बारे में अच्छे से नहीं जाना तो SN1 और SN2 को तो भूल ही जाइए, समझ पाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर SN2 को देखिए, फिर SN1 को देखिए। आप SN1 और SN2 को कंपेयर करके पढ़ेंगे यानी डिफरेंस लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आज की वीडियो में मैं लास्ट में समरी में तो वैसे बता दूंगा, लेकिन खुद से भी आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखिए। तो एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहता था कि मेरी हर एक वीडियो का लेक्चर जो है, मैंने जो भी लेक्चर दिया है उसका PDF फॉर्मेट अवेलेबल है मेरे गूगल क्लासरूम पे। तो जिनको PDF चाहिए वो वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं गूगल क्लासरूम का कोड फ्लैश करूँगा, उसको लिख लें और गूगल क्लासरूम से जाके मेरे PDF डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको अरेंज करके और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं जैसा लग रहा है कि आपने ग्राफिकली बनाया है, तो ग्राफिकली नहीं बनाया मैंने इसको अपने हाथों से ही लिखा है। ठीक है, सो अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक SN1 रिएक्शन। सो बेसिकली एल्केन हैलाइड के SN2 में तो हमने पढ़ा था, अब SN1 में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके फैक्टर्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो SN1 के बारे में जानेंगे कि SN1 इसका फुल फॉर्म देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं यानी कि जिसमें एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल का, एक रेडिकल का या यूं कहें एक सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे हम लोग SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली SN1 रिएक्शन में हमारे ये प्रोसीड करता है 2 स्टेप से। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो है एक यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन जो इसके स्टेप्स लगते हैं वो 2 स्टेप्स में प्रोसीड होता है। ठीक है, तो SN1 इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज अ यूनिमोलिकुलर and which proceeds in 2 steps. First one is formation of carbocation and then the product reaction. Okay, so nucleophilic attack वाला जो बोलते हैं हम जनरली। तो अगर हम जैसे मान लें कि एक हमारा था CH3 एक आइसोब्यूटाइल एल्केन हैलाइड टाइप का हमारा कंपाउंड था, इस तरह का 3 डिग्री वाला। इसके ऊपर हम लोगों ने वाटर का अटैक कराया। ठीक है, वाटर ने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया OH- Br को यहाँ से रिप्लेस करेगा और खुद आके अटैच कर जाएगा। ये हमारा बन जाएगा एक टर्शरी एल्कोहल। और Br- क्योंकि यहाँ का लीविंग ग्रुप है तो वो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तब आप ध्यान से देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म अगर हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म में किस तरह से प्रोसीड करता है। अगर हम इसका स्टेप 1 देखें तो स्टेप 1 में जो प्रोसीजर फॉलो करता है वो क्या होता है कि ये जो हमारा एल्किल हैलाइड था, यानी ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड था, सबसे पहले यहाँ से निकलेगा ब्रोमीन। ठीक, सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है इनके बीच का और यहाँ से निकलता है हमारा ब्रोमीन लिविंग ग्रुप, और ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप रिएक्शन होता है और जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है
CH3 होल थ्राइस C 3 डिग्री कार्बोकटायन प्लस द लीविंग ग्रुप। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसका जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेप 2 में ये जो आपका कार्बोकटायन बना था स्टेप 1 में, इसके ऊपर अटैक करेगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक, इसके ऊपर अटैक करेगा हमारा सॉल्वेंट यानी कि वाटर। वाटर ने हमारे इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक किया, वो इधर आके जुड़ेगा। ठीक है, ये बना देगा हमारा एक ऑक्सोनियम आयन कंपाउंड। ठीक है, जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ऑक्सोनियम आयन बनता है तो जो हमारा नॉर्मल टेंडेंसी है ऑक्सोनियम आयन की अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो ये है कि वो सबसे हल्का रेडिकल निकालेगा। देखिए, लेन देन का मामला है तो अगर आप किसी को कुछ देने एक्सचेंज ऑफर करने की कोशिश करेंगे तो आप सोचेंगे कि आप ही का फायदा हो, आप कोई सस्ता सामान देकर एक महंगा सामान हासिल कर लें। ह्यूमन टेंडेंसी होती है हर किसी की, यहाँ तक कि मेरी भी होती है। ठीक है, तो ऑक्सोनियम आयन सोचेगा कि मैं अपने आप को स्टेबल कैसे करूं, अपना कोई सबसे पहले हल्का रेडिकल दे दूं। हल्का रेडिकल इसके पास क्या है, एच। ठीक, नेचुरल टेंडेंसी रहेगी इसकी एच को हटाने की, एच को हटाएगा। एच को हटाएगा यानी एच प्लस के फॉर्म में जब ये हटेगा यहाँ से, जब एच प्लस निकलेगा माइन, ठीक है, एच प्लस निकला तो ये होगा क्या, बन जाएगा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, H प्लस निकल गया और ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, ये स्टेप वन में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। स्टेप 2 में हमारा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि सॉल्वेंट ही होता है जनरली देखिए SN1 में जो होता है सॉल्वेंट ही हमारा, सॉल्वेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, हमारा सॉल्वेंट ही हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 रिएक्शन में जनरली। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वहां से उसने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया यानी यहाँ पे वाटर लिया था, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। द मोस्ट लाइटेस्ट रेडिकल जो ऑक्सोनियम आयन के पास होता है वो निकलता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए और एल्कोहल हमारा बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखते हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब जनरली देखते हैं कि हम लोग किस तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं एक SN1 रिएक्शन में। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। देखिए SN1 जनरली SN2 की तरह इन्वर्जन ऑफ फिगर वाला मोस्टली, मतलब जो नॉर्मल केस है उस नॉर्मल केस में इन्वर्जन ऑफ फिगर नहीं देता है कि अगर Br यहाँ लगाता है तो OH इसके दूसरे साइड पे लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन केस अगर आपने एक ऐसा एल्किल हैलाइड लिया जो कि ऑप्टिकली एक्टिव खुद भी एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड है, तो होगा क्या है वहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि C2H5, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बेंजीन फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे लगा था हमारा ब्रोमीन, और इसके पर आपने सॉल्वेंट का अटैक कराया OH, H2O, मतलब OH है इसका सोर्स है। ठीक, OH यहाँ से मिलता है, H2O को आपने सॉल्वेंट ऐसा अटैक कराया तो आपको जनरली होगा क्या, देखिए जनरली हम लोगों का होता क्या है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने एक एसिमेट्रिकल या यूं कहें कायरल कार्बन वाला हम लोगों ने एल्किल हैलाइड लिया, जो सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से जब निकलेगा, स्टेप 1 कार्बोकटायन वाला जो फॉर्मेशन था, जब ब्रोमीन यहाँ से निकला यानी ये C2H5, इधर हमारा CH3, इधर हमारा PH। ठीक है, PH, और यहाँ से हमारा निकला था Br माइनस ब्रोमीन। ठीक है, और ये बन गया था हमारा कार्बोकटायन। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ से निकला, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ से निकला, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव छोड़ के चला गया। अब चांसेस ये हैं कि यहाँ पर दो तरह के अटैक होंगे, यानी OH यानी कि जो पूरा H2O मॉलिक्यूल आएगा वो दो तरह के अटैक करेगा। एक तो अटैक करेगा बैक साइड, ठीक, एक अटैक होगा यहाँ इसके बैक साइड में, ठीक, और दूसरा अटैक होगा इसके फ्रंट साइड पे जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ था। तो बैक साइड अटैक एंड फ्रंट साइड अटैक ये होगा इसमें। केस क्या है, जब एसिमेट्रिक या
कायरल कार्बन अवेलेबल हो हमारे पास, तब का केस हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर वाटर ने अटैक किया, यानी हमारे सॉल्वेंट ने इसके ऊपर अटैक किया, तो दो सोर्सेज हैं, दो जरिया है, एक बैक साइड अटैक करेगा, दूसरा फ्रंट साइड अटैक करेगा। जब बैक साइड अटैक होगा तो हमारा कंपाउंड यानी फाइनली जो हमें अल्कोहल मिलेगा वो इस तरह का अल्कोहल मिलेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम से H+ निकल जाएगा। वो तो आप लोगों को पता है, आप सभी लोग समझदार हैं इतने। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं इसमें, डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट एक ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जब फ्रंट साइड अटैक करेगा, CH3, इधर है हमारा फिनाइल ग्रुप और इधर है हमारा OH। ये बन गया हमारा, मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे के, यानी एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स। ठीक है, ये एनेंशियोमर्स बन गया। एक हमारा बन जाता है डेक्स्ट्रो टाइप, एक हमारा बन जाता है लीवो टाइप। यानी अगर सीधी सीधी बात करें तो ये है हमारा इन्वर्टेड फिगर। ठीक है, ये वाला हमारा इन्वर्टेड फिगर है और ये हमारा रिटेंशन वाला फिगर है, जिसने अपना रिटेंशन अवेलेबल रखा है, मतलब ब्रोमीन की जगह OH लगा और कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ, तो ये है रिटेंशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से सबसे ज्यादा मेजर कौन सा होगा, मतलब ईल्ड किसकी ज्यादा आएगी। तो आपको मैं बता दूं कि ईल्ड जो आएगी वो इन्वर्टेड वाले फिगर की ज्यादा आएगी। रीजन रीजन ये है कि जब यहाँ से ब्रोमीन निकलता है, मतलब इस कंपाउंड से जब हमारा ब्रोमीन निकलता है तो पूरी तरह से उसे छोड़ के नहीं जा पाता। ठीक, वो पूरी तरह से वहां से रिमूव नहीं होता। ठीक है, पूरी तरह से रिमूव होता नहीं, वो वहीं पे एग्जिस्ट करता है। भले ही उसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सी और Br के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बट वो पूरी तरह से वहां से सॉल्वेट नहीं हो पाता। इस सॉल्वेंट ना होने की वजह से जो फ्रंट साइड अटैक जब होता है यहाँ पर, तो फ्रंट साइड अटैक में थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। वाटर जब फ्रंट साइड अटैक करेगा तो उसे थोड़ी दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि ब्रोमीन माइनस पहले से ही वहां थोड़ा अवेलेबल है। सो यहाँ पे एक फैक्टर आता है स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक स्टीयरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, इस स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से फ्रंट साइड अटैक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बैक साइड अटैक बहुत ही इजीली प्रोसीड कर जाता है। इस वजह से जो इन्वर्टेड फिगर्स होते हैं हमारे, यानी कि इसमें जो इन्वर्टेड फिगर्स आएगा उसकी यील्ड एटलीस्ट 60 to 70% होती है। ठीक है, 60 to 70% होती है, और जो रिटेंशन वाले फिगर्स होते हैं उनकी यील्ड 30 to 40% रहेगी। ठीक, समझ में आया ऐसा क्यों होता है। ब्रोमीन नहीं निकल पाया, पूरी तरह से सॉल्वेट नहीं हुआ, फ्रंट साइड अटैक डिफिकल्ट, बैक साइड अटैक इजी। इजी यानी इन्वर्टेड फिगर, इन्वर्टेड यानी यील्ड ज्यादा। ठीक, ये हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है SN1 रिएक्शन की। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हम या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही केवल SN1 के लिए, बाकी आगे आने वाले हर उस रिएक्शन में जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके नज़रिए से। ठीक है, तो अब चलिए उसको, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ना जरूरी इस वजह से है क्योंकि अगर हम SN1 के मैकेनिज्म के पे जाएं तो हम ये देखेंगे कि स्टेप 1 में बनता था हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन बनता था, यानी कि जिन जिन रिएक्शन में जिनके मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है वहां पे चांसेस ये रहेंगे कि हम कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करें। रीअरेंजमेंट करें का मतलब हम उसे एक हायर कार्बोकैटायन या यूं कहें एक हायर स्टेबल कार्बोकैटायन में हम चेंज कर सकें। जैसे कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आता होता है हमारा 3 डिग्री। ठीक है, तो अगर चांसेस हैं कि हम इस तरह के रीअरेंजमेंट कर सके, यानी कि हम स्टेबल बना सके, तो हम ज़रूर बनाएंगे अगर उसके मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है। तो जैसे कि क्योंकि हमारा SN1 में कार्बोकैटायन बनता है तो इसका मतलब ये हो कि हम रीअरेंजमेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपका कार्बो एक एल्किल हैलाइड है हमारा, ये हमारा गिवन एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है और इसमें जब हम लोग वाटर मिलाएंगे, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और न्यूक्लियोफाइल का सोर्स भी है। बताया था कि SN1 में जनरली जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सॉल्वेंट ही होता है। वाटर मिलाएंगे तो होगा क्या कि Br की जगह OH आएगा। ठीक है, सिंपल, हम लोग ये सब जानते हैं। नहीं, जब Br यहाँ से हटेगा, ठीक है, जब Br यहाँ से हटेगा, Br नेगेटिव लेके जाएगा, तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन छोड़ेगा
ये वाला। और शायद मैंने कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट जो है वो मैंने आपको मेरी कुछ पहली वीडियोस में बता दी थी, शायद वो मार्कोनिकॉफ रूल में। हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल में जब प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैड हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम एल्कीन्स, तो मैंने मार्कोनिकॉफ रूल में भी कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट बताया था। लेकिन यहाँ बताना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग SN1 के बारे में जान रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ के इस CH2 पे आ जाएगा एक कार्बोकटायन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम बहुत गौर से देखें तो ये कार्बोकटायन केवल 1 डिग्री कार्बोकटायन है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। हम देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बोकटायन से काश काश ये कार्बोकटायन इधर होता, मतलब हमने इच्छा जताई कि काश ये कार्बोकटायन यहाँ पर होता, और भगवान ने कहा जा वत्स तेरी इच्छा पूरी हुई, तो इस कार्बोकटायन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम इस कार्बोकटायन को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये डील सस्ती नहीं रहेगी। इसने अगर इसको पॉजिटिव दिया, कहा कि तुम जाओ स्टेबल हो जाओ, तो मुझे भी तो कुछ दो। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा। सबसे पहले देखिए इसकी कोशिश क्या होती है कि इसके पास जो सबसे हल्का रेडिकल अवेलेबल हो ये वही देगा। याद रखिएगा, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट जब कर रहे हैं तो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है वो जब कुछ रेडिकल देगा, अपने से हटाएगा, तो वो वही रेडिकल हटाएगा जो उसके पास सबसे हल्का रेडिकल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हल्का रेडिकल CH3 है, क्योंकि तीनों जगह CH3 लगा हुआ है, तो ये CH3 का ही ट्रांसफर कर देगा। CH3 का ट्रांसफर इधर से कर देगा, क्योंकि CH3 दिया गया है और अगल बगल दिया गया है, तो इसका नाम आ जाता है हमारा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या आ गया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसके बाद क्या होगा, अब ये बन जाएगा हमारा C पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और ये हो गया हमारा CH2 CH3। ठीक है, कार्बोकटायन बन गया। देखेंगे अगर इसको, तो ये कार्बोकटायन 1, 2 एंड 3 डिग्री कार्बोकटायन है। 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मच मोर स्टेबल देन दिस 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो इसके ऊपर हमारा वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करेगा यानी हमारा सब सॉल्वेंट अटैक करेगा, तो OH माइनस जुड़ेगा। देखिए ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन से H प्लस निकलेगा और OH बनेगा, तो सिंपली -H प्लस में यहाँ लिख देता हूँ, और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर आ गया OH, और ये बन गया हमारा C2H5, एक 3 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा मेजर है। देखिए अगर मेजर है तो माइनर भी मिलेगा, और माइनर क्या होगा हमारा, माइनर होगा जब OH यहीं पर आकर जुड़ जाए, यानी कि CH3 होल थ्राइस CH2OH, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट आप लोगों को समझ में आ गया। क्या हुआ ना, Br यहाँ से निकला, कार्बोकटायन जनरेट हुआ, 1 डिग्री कार्बोकटायन जनरेट हुआ, 1 डिग्री में पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले यानी इस पे जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं 3 डिग्री हो जाऊंगा। अगर पॉजिटिव दे रहा है इसको स्टेबल करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो इससे लेगा। इसकी कोशिश रहती है कि सबसे हल्का रेडिकल दे। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हाइड्रोजन देगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, CH3 अवेलेबल है, तो मिथाइल का शिफ्ट होगा। इस वजह से 1,3 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन होता तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो मिथाइल का शिफ्ट यहाँ से हुआ, मिथाइल का शिफ्ट हुआ और हमें बन गया एक 3 डिग्री कार्बोकटायन। 3 डिग्री कार्बोकटायन के पास हम लोग का फिर जो सॉल्वेंट था वो अटैक करेगा, सॉल्वेंट अटैक करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। आप लोग सब समझदार हैं, H प्लस हटाएंगे और अल्कोहल मिल जाएगा। ये मिलेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट के लिए आप सिंपली Br हटा के OH लगा दो, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टेबल कार्बोकटायन की जो सीरीज़ है वो ये है कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है एलाइल वाला। ठीक, एलाइल वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, और एलाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक। ठीक, बेंजाइलिक कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड होता है, ये होता है हमारा रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड। बाकी सब ये तो होते ही हैं। इन सब के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट एक पहला फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बताना चाहता था। दूसरा फैक्टर है वो है रिंग एक्सपेंशन। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट तो आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो SN1 से रिलेटेड टॉपिक है वो है रिंग एक्सपेंशन। नाम में छुपा है रिंग का एक्सपेंशन करना है हमें। देखिए अब वो किस कंडीशन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा एक ये एल्किल हैलाइड था जो कि एक रिंग पे लगा हुआ था, और यहाँ हमने इसमें मिलाया H2S। H2S मिलाया और हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 6 कार्बन की रिंग आ गई। क्या बोला मैंने? हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 6 कार्बन की रिंग आ गई। अब प्रोडक्ट क्या बनता है? SH। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जो कि मेजर है। याद रखिएगा ये ओनली प्रोडक्ट नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट भी मिलेंगे हमें। तो देखिए होता क्या है इसमें, जनरली इसमें क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बोकैटायन डेवलप होगा जो कि इस रिंग के नेबरिंग कार्बन पे डेवलप हुआ। याद रखिएगा रिंग एक्सपेंशन की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि रिंग के नेबरिंग कार्बन, जस्ट नेबरिंग या यूं कहें अल्फा कार्बन पे वो कार्बोकैटायन जनरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसकी टेंडेंसी है कि ये अपनी किसी एक बॉन्ड को, मतलब अगर इस पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो ये अल्फा कार्बन वाले बॉन्ड ये ब्रेक करेगा। याद रखिएगा। दूसरा रीजन ये है रिंग एक्सपेंशन का कि रिंग जितना ज़्यादा, मतलब उस एक रिंग जितने ज़्यादा कार्बन का रिंग होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। एंगल स्ट्रेन एक थ्योरी होती है, क्लास 11th में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एंगल स्ट्रेन थ्योरी होती है कि जितना ज़्यादा रिंग होगा वो उतना ज़्यादा टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर आएगा, और जितना ज़्यादा टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर आएगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 कार्बन की रिंग अगर होगी वो 4 कार्बन में कन्वर्ट होगी, 4 5 में, 5 6 में, 6 7 में, बस 7 से ज़्यादा वाला रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 कार्बन की रिंग है और चांसेस है कि ये 6 कार्बन की रिंग बन सकता है, तो हम बनाएंगे तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कहेंगे कि आप यही क्यों, ये क्यों नहीं? दोनों हो सकता है। सिमेट्रिकल है तो मेरी मर्जी, मैं कोई भी तोड़ दूँ। अनसिमेट्रिकल होता तो चांसेस अलग होते हैं। तो मैंने ये उठाया कि ये वाला बॉन्ड तोड़ा और इसका कार्बन यहाँ से बॉन्डिंग कर दिया। ठीक, बॉन्डिंग कर दिया और ये हमारा हो गया ऐसे। ठीक, इस तरह से आपका बन गया। अब अगर आप बहुत गौर से देखें तो अब आपका पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्यों? इसने अपनी एक बॉन्ड खोया, इस कार्बन ने तो बॉन्ड खोया तो बॉन्डिंग बनाया, इस कार्बन ने बॉन्ड खोया तो बॉन्डिंग बना दिया, लेकिन इस कार्बन ने अपनी कोई भी बॉन्डिंग रिटेन नहीं की। इस वजह से इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम इसको भी गौर से देखें तो ये जो कार्बोकैटायन है ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर ये कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट हो जाए तो 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। देखिए समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सोचना पड़ता है हमें स्टेबिलिटी के लिए। केमिस्ट्री केवल आप अगर स्टेबिलिटी के लिए अच्छा, जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आप बना सकें, आपकी क्षमता हो, उतनी अच्छी आपको केमिस्ट्री आती है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, हमने तुरंत सोचा कि हम इसे 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। अब हाइड्रोजन शिफ्ट कहाँ से कहाँ होगा? ये अपना हाइड्रोजन देगा इसको, तो ये पॉजिटिव देगा इसको, तो यहाँ का हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये पॉजिटिव उठ के इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये फाइनली हमारा ऐसे बन जाएगा 6 कार्बन की रिंग, इस रिंग पर मिथाइल और इसी रिंग पर पॉजिटिव रेडिकल। ठीक, ये पॉजिटिव रेडिकल के पास अप्रोच करेगा अब इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन के पास। यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, ये है हमारा हाइड्राइड शिफ्ट, और इसके पास अब अटैक करेगा H2S। ठीक, सिंपल, जैसे वाटर था वैसे H2S था। ठीक है, H2S अटैक करेगा, H2S जाएगा इस कार्बोकैटायन के ऊपर, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव आएगा, सल्फर भी अपना सबसे हल्का रेडिकल निकालेगा, वो की हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटेगा और ये फाइनली हमारा बन जाएगा यहाँ पर SH। ठीक है, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, समझ में आया रिंग एक्सपेंशन?
कार्बन और ब्रोमीन अल्किल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिंग के नेबरिंग कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो रिंग अपना कोई भी बगल वाले कार्बन का बॉन्ड तोड़ेगा जिसके पास से वो ब्रांचिंग निकली हुई थी, और वो उस कार्बोकटायन पे जाके अपना रिंग एक्सपेंशन कर देगा, 5 कार्बन से 6 कार्बन की तरह बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर चला जाएगा जिसकी वैलेंसीज कम है। उसके बाद क्या होगा कि हम रुकेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसे चांसेस हैं कि हम रिंग में भी स्टेबल कार्बोकटायन बना सकें। अगर हैं तो बनाइए, नहीं है तो अब आगे प्रोसीड कर दीजिए, डायरेक्ट सॉल्वेंट मिला के आप अपना प्रोडक्ट बनाइए। इस कंडीशन में चांसेस थे कि ये कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन था, और अगर ये इधर जनरेट होता तो ये बन जाता हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, अपना हाइड्रोजन देगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एक बचा है तो हाइड्रोजन देगा इस कार्बन को। ये कार्बन जो हमारा होगा अपना पॉजिटिव चार्ज देगा, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गए, वो 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया, इसके पास आ गया हाइड्रोजन। ठीक, अब इस 3 डिग्री कार्बोकटायन के पास हमारा न्यूक्लियोफाइल या यूक है जो हमारा सॉल्वेंट था वो अप्रोच करेगा। सॉल्वेंट ने अप्रोच किया, H2S जुड़ा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए H+ निकाल देता है, H+ निकाला और बचा क्या हमारा केवल SH, थायो एल्कोहल। जब अल्कोहल ग्रुप के ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग जाए तो उसे कहेंगे हम लोग थायो एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको ये रिंग एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी SN1 रिएक्शंस होती हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, उनकी रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, कि कौन सा कंपाउंड उसकी रेट की स्पीड को या रेट को इंक्रीज कर देगा, कौन सा डिक्रीज कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, यानी कि उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक, यूनिमोलिकुलर है तो केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और वो है केवल और केवल हमारा एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा SN1 का रेट। तो यहीं से उठता है उसका पहला फैक्टर। उसका पहला फैक्टर ये है कि जिस तरह का आप एल्किल हैलाइड लेंगे उस पर डिपेंड करेगा हमारा SN1, यानी कि इफ R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप ऑफ एल्किल हैलाइड RX इंक्रीजेस, अगर R ग्रुप इंक्रीज हो जा रहा है देन रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस, यानी R ग्रुप के इंक्रीज होने पर रेट भी इंक्रीज होगा। रीजन, क्योंकि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, और जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, यानी पहला अगर आपका R CH3X टाइप का एल्किल हैलाइड था, दूसरा था आपका 1 डिग्री यानी R CH2X, तीसरा था आपका R, 2 R लग गए, H रिमूव होकर, और लास्ट में आपका था कि सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और 3 R जोड़ दिए, 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी जो सबसे ज़्यादा रेट होगा वो होगा हमारा इस 3 डिग्री का। ठीक है, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा रेट होगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकटायन जनरेट करेगा। उसके बाद इस 2 डिग्री का होगा, देन 1 डिग्री का होगा, और लास्ट में हमारा जाएगा इस मिथाइल एल्किल हैलाइड का रेट। तो जो सबसे ज़्यादा रेट होगा वो हमारा ये 3 डिग्री ही जाएगा। 3 डिग्री एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन हमारा एल्किल हैलाइड प्रोवाइड कर सकता है उतनी अच्छा उसका रेट जाएगा। जो दूसरा जनरेट होता है वो भी यहीं से जनरेट होता है, एल्किल हैलाइड से ही। अभी हम लोग देख रहे थे केवल उसका एल्किल पोर्शन यानी कार्बोकटायन का पोर्शन। अगर हम उसकी लीविंग ग्रुप का पोर्शन देखें, यानी कि किस टाइप का X जुड़ा हुआ है, X यानी हेलोजन, उस पर भी डिपेंड करता है। यानी लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा हमारा ये पॉजिटिव यानी ये कार्बोकटायन अवेलेबल होगा। जितनी जल्दी कार्बोकटायन अवेलेबल होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन हमारी होगी। तो गुड लीविंग ग्रुप, यानी कि अगर आयोडीन हमारा अच्छा लीविंग ग्रुप है और ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और उसके बाद है फ्लोरीन, तो आयोडीन हमारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसके लिए रेट सबसे ज़्यादा होगी।
और फ्लोरीन हमारा जो सबसे बेकार लिविंग ग्रुप है एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो उसके लिए रेट सबसे कम होगी। ठीक है, अ गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तीसरा तीसरा जो ये है कि न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। आप किसी भी तरह का कॉन्सेंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल उठा के इस पर रख दीजिए, चाहे कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड रख दीजिए, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर इसका रेट कभी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट केवल और केवल डिपेंड कर रहा है एल्किल हाइड पे। आप एल्किल हाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कीजिए, आप अपना रेट बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने भी कॉन्सेंट्रेशन का आप 1 मोलर 2 मोलर 10 मोलर 100 मोलर ले लो, रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो इसका चौथा फैक्टर है वो डिपेंड करता है हम लोगों ने किस टाइप का सॉल्वेंट यूज किया, यानी कि सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करेंगे SN1 रिएक्शन के लिए। तो SN1 रिएक्शन में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए रीजन भी है यूज करने का, ऐसे ही मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम SN1 में क्यों यूज करते हैं और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग SN2 में क्यों यूज करते हैं। SN2 वाले का रीजन तो बता दिया था, अब SN1 का देखिए कि हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं। देखिए होता क्या है कि जस्ट इन केस आप मान लीजिए कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, वो जनरेट हो रहा है Br-। ठीक, Br- आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगों ने लिया वाटर, वाटर लिया, इस वजह से क्या होगा, वाटर के दोनों H इस ब्रोमीन से एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, इस ब्रोमीन को सॉल्वेट करेंगे एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक, यानी ये न्यूक्लियोफाइल उतना अवेलेबल नहीं होगा जितना कि इसे होना चाहिए था उस रिएक्शन के लिए। अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन उतना अवेलेबल नहीं होगा जितना हमें जरूरत थी, जितना इसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत थी इसके रेट में। ठीक है, इस वजह से ये हमारा सॉल्वेटेड फॉर्म में रहता है बिकॉज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि वो लोग बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अपना रोल प्ले नहीं कर पाता। दैट इज वाई हम लोगों का एल्किल हैलाइड का कोई भी यूज नहीं होता रेट ऑफ द रिएक्शन में SN1 में। ठीक है, मतलब एल्किल हैलाइड कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का कोई भी यूज नहीं हो पाता हमारा उसके रेट में। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली बेस्ट होते हैं हमारे, स्पेशली बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं हम लोगों के SN1 के लिए। आप पोलर ए प्रोटिक भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें रेट थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और जो लास्ट है, जो लास्ट इसका हमारा फैक्टर है वो ये है कि अगर आपने एलाइलिक, ठीक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड का यूज किया, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, यानी कि इस टाइप का एल्किल हैलाइड एंड एक एल्किल हैलाइड हमारा इस टाइप का है, बेंजीन पे जो लगा हुआ है। अगर आपने इन दो तरह के एल्किल हैलाइड का यूज किया है तो आपका जो SN1 का जो रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो भी रेट इंक्रीज करेगा, और अगर आपने बेंजाइलिक और एलाइलिक यूज किया तो भी रेट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक बेंजाइलिक कार्बोकटाइन और एक एलाइलिक कार्बोकटाइन 3 डिग्री कार्बोकटाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस वजह से हमारा SN1 का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी आपको SN1 रिएक्शंस क्या होता है। जनरली ऐसे रिएक्शंस जो यूनिमोलिकुलर होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है इस वजह से ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते थे, और SN2 रिएक्शन जो होते थे वो हमारे कैसे होते थे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते थे। ठीक है, वो एक स्टेप में चलते थे, ये 2 स्टेप में चलेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आई होप आप सभी को SN1 रिएक्शन समझ में आ गया होगा, खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, और मुझे बताइए कि उसके आंसर्स क्या होंगे। आप सभी लोग चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे
अपने आंसर्स को मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। आप प्रोडक्ट का केवल IUPAC नेम में लिख दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला है हमारा वो ये है कि बेंजीन रिंग, ठीक, उस पे हमने एक लगाया CH2, एक लगाया हमने CH2, तो यहाँ पे हमने जोड़ा है ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन जोड़ा है और इसके पास हमने रिएक्शन करा दी है CH3OH की। ठीक है, CH3OH की रिएक्शन करा दी है। आपको कंपाउंड देगा ये A, और A के बारे में बता दूं कि ये A मेजर है। ठीक है, मेजर कंपाउंड, केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शन कीजिए ये चीज़ याद रखिए, हमेशा मेजर कंपाउंड आपको बनाना है। दूसरा है कि एक हमारा छोटा सा स्क्वायर यानी साइक्लोब्यूटेन टाइप का कंपाउंड था, इस पे हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा था क्लोरीन। ठीक है, और इसका रिएक्शन इस बार हम किससे करा दें? इसका रिएक्शन चलिए अब हम आपके कहने पे, सॉरी किसी के भी कहने पे नहीं, मेरे कहने पर हम लेते हैं एक्वस KOH। चलिए एक्वस KOH लेते हैं। आपको प्रोडक्ट देगा ये B, और आपको बताना है कि B एक मेजर प्रोडक्ट है और वो क्या है। ठीक है, तो ये दो आपके रिएक्शन हैं। आपको बताइए कि इस रिएक्शन आप करिए ये रिएक्शन और मुझे इसका आंसर बताइए। और रही बात मेरे नोट्स की, तो नोट्स तो अभी मेरे गूगल क्लासरूम पर फ्लैश हो रहा होगा आपको इस आपके विंडो पे, तो आप गूगल क्लासरूम पे जाइए, मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़िए समझिए, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं वीकली बेसिस पे, अब हफ्ते में 2 दिन में अपने वीडियोज़ को अपलोड करूँगा, बताया था संडे को एंड थर्सडे। तो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो और मेरा आज का टॉपिक का एक्सप्लेनेशन SN1 रिएक्शन के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें प्लीज़। और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगा, और उतना ही मैं अपने आप को एज इफ समर्थ समझूंगा कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है नॉलेज, जो भी नॉलेज है मेरे पास वो शेयर करूँ, क्योंकि एक्चुअली बात है ना, मेरी टीचिंग फैमिली है, मेरे फादर भी टीचर थे, मेरे दादाजी भी टीचर थे, तो टीचिंग मेरे खून में दौड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को भी पढ़ाऊँ। ठीक है, मुझे बस पढ़ाना पसंद आता है। तो मैं जनरली बहुत ही कम फीस भी लेता हूँ बच्चों से, मैं ज़्यादा फीस नहीं लेता। मैं जितना लेता हूँ मुझे लगता है जो मेरी मेहनत है मैं बस उतना ही फीस लेता हूँ। तो अगर आप सभी को मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्री है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, तो पैसे नहीं लग रहे हैं कि आप लोग इतना हिचकिचाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए। मैं आपको फ्री नोट्स दे रहा हूँ, फ्री में टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, और वो भी सीरीज़ वाइज पढ़ा रहा हूँ। इधर से उधर जंप नहीं कर रहा हूँ। एल्किलाइड पढ़ाऊँगा, पहले एल्किलाइड पूरा कंप्लीट करूँगा, फिर एराइलाइड, देन मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा सॉल्यूशंस। ठीक है, बिल्कुल एकदम 12th की केमिस्ट्री को पहले मैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि दिसंबर तक या ठंडियाँ जनवरी तक मैं मैक्सिमम कोर्स 12th का कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं उतना ही ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए केमिस्ट्री को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।